इनो लो। इनो, ये एसिडिटी पे काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। आज मैं ऊपर इनो, जियो लाइफ नॉन स्टॉप। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। पहाड़ की वादियां, राजनीति की कहानियां, रोजगार से कारोबार तक, देवभूमि की हफ्ते भर की तस्वीर। देखिए मेरे साथ राज्यनामा, रविवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। राज्यनामा प्रेजेंटेड बाय डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े मजबूत दांत। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। जम्मू कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। कुलगाम के वामपोरा में पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि 2 आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद उनको मार गिराया गया। आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 265 लोगों की मौत हुई, जो एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा 7,964 मामले भी सामने आए। कोरोना को मात देकर 11,264 लोग एक दिन में ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,73,763 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 4,971 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 42,370 लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,682 नए केस सामने आए। वहीं 116 लोग की कोरोना। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लॉकडाउन 5 का ऐलान हो गया है। तो ये फैसला हो चुका है। हमने पहले ही आपको बताया था कि बस थोड़ी देर में ऐलान होने वाला है, और वो खबर आपके सामने आ गई है। लॉकडाउन 5 का ऐलान हो गया है। चौथा चरण कल पूरा हो रहा है और देश में 5वें लॉकडाउन का ऐलान हो गया और उसकी गाइडलाइंस भी सामने आ चुकी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना से लड़ाई के बीच में गृह मंत्रालय ने 5वें लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और 5वें लॉकडाउन का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस अब 5वें लॉकडाउन की जारी हो गई हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। पहला लॉकडाउन पूरा हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा लॉकडाउन कल पूरा हो रहा है और अब 5वें लॉकडाउन का ऐलान हो गया। और ये लॉकडाउन लंबा है, 30 जून तक 5वां लॉकडाउन चलेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। और देश के सामने एक बार फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी आई है कि आपको 30 जून तक अनुशासन में रहना होगा, लॉकडाउन का पालन करना होगा। 30 जून तक लड़ाई को आपको मजबूती देनी होगी, वरना जो कोरोना का संकट है वो देश को कमजोर करेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। 5वां लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। तो ये 5वां लॉकडाउन है। जो चौथा लॉकडाउन है इस वक्त वो कल तक चलेगा और 5वां लॉकडाउन 1 तारीख से लेकर 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और उसके बाद अब के जो गृह मंत्रालय है उसकी गाइडलाइंस भी सामने आ गई है। और एक और बड़ा अपडेट यह है कि शर्तों के साथ धार्मिक स्थल भी खोले जाएंगे, जिसको लेकर मांग बड़े पैमाने पर चल रही थी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था और एबीपी गंगा ने भी प्रमुखता के साथ इन आवाजों से जानने की कोशिश की थी कि आखिर आप धार्मिक स्थलों क्यों खोलना चाहते हैं। लेकिन ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है कि धार्मिक स्थल अब शर्तों के साथ 5वें लॉकडाउन के दौरान खोले जाएंगे। तो देश भर से जो संत थे, जो मौलाना थे, जो अन्य धर्मों के लोग थे, उनकी मांग थी कि अगर मंदिरालय खुल सकते हैं तो फिर देवालय क्यों नहीं। और इसके साथ ही साथ मथुरा वृंदावन क्षेत्र की बात करें तो वहां पर बाकायदा कई बड़े आश्रम और मठ वीडियो जारी कर रहे थे कि उनके देवस्थान बंद होने की वजह से आश्रम चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। और एबीपी गंगा की खबर पर असर हुआ है, मुहर लगी है कि शर्तों के साथ धार्मिक स्थल अब खोले जाएंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो इस वक्त 2 बड़ी खबर है जो आपको जाननी चाहिए। पहली बड़ी खबर यह है कि लॉकडाउन 30 जून तक रहेगा। दूसरा ये कि धार्मिक स्थल खुलेंगे शर्तों के साथ। और तीसरी बड़ी खबर यह है
कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। पहले शाम 7 से सुबह 7 तक होता था, लेकिन अब रात को 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की स्थिति रहेगी। तो थोड़ी सख्ती, थोड़ी राहत, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि देश में 5वें लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है और ये 5वां लॉकडाउन 1 जून से लेकर 30 जून तक चलेगा। एबीपी गंगा के संपादक राजकिशोर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकिशोर जी, 5वें लॉकडाउन का ऐलान हो गया है और कई महत्वपूर्ण चीजें इसमें हैं, जैसे 9 बजे से रात सुबह 5 तक कर्फ्यू और शर्तों के साथ धार्मिक स्थल को खोलने की भी बात अब कह दी गई है। जी देखिए अवधेश, एक चीज समझनी होगी, अगर इसको सरल शब्दों में कहा जाए तो जो केवल कैंटोनमेंट जोन है उनके लिए पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा। मतलब जो रेड एरिया की हम लोग जो बात कर रहे थे और जहां पर बहुत ज्यादा मामले हैं वहां पर लॉकडाउन जैसे पूरी तरीके से पहले आपको याद होगा 14 दिनों के लिए जो लागू किया गया था उस लिहाज से रहेगा। बाकी थोड़ी रियायतें जैसे कि हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ये जो सारे फैसले लिए गए हैं राज्य सरकारों के साथ में, अब नफा नुकसान का अंदाजा लगाने के बाद किए गए हैं, क्योंकि ये समझ में आ गया कि कोरोना एक ऐसी चीज है कि जो अब रहेगी, ऐसी महामारी ये रहेगी, इसके साथ कैसे जीना है, कैसे इससे बचकर आगे बढ़ना है। और क्योंकि हम लोगों ने पलायन देखा मजदूरों का जिस तरीके से, और जिस तरीके से आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, तो आने वाले समय में संकट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ये कर्फ्यू का समय आपको याद है कि आप जैसा खुद ही आपने सूचना दी कि अब 9 से 5 बजे तक का रात को कर दिया गया है। बाकी धार्मिक स्थलों पर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि कुछ शर्तों के साथ में कि वहां पर कितने लोग एक समय में होंगे और किस तरीके से कितनी दूरी मेंटेन करनी होगी, गर्भगृह तक कौन जाएगा, क्या छूना है, क्या कैसे छूना नहीं है कुछ, और किस तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये निगरानी में सारी चीजें होंगी। और कैंटोनमेंट के बाहर फेज वाइज खुलती रहेगी बंद एक्टिविटी। जो कैंटोनमेंट जोन के जो बाहर जितनी चीजें हैं जो हम शुरू कह रहे हैं कि उसमें फेज वाइज एक्टिविटी खुलती रहेंगी। तो इस तरीके से फैसला जो ऐसा एक तरीके से प्रत्याशित है, इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें सारे लोग ये चीज मान चुके थे कि अब इसके साथ में ही जीना पड़ेगा और इसके साथ में किस तरीके से जीवन को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में कि कोरोना जैसी महामारी को हराना है, कुछ तो नियम आपको अपनाने पड़ेंगे। लेकिन ये ऐसे समय में फैसला लिया जा रहा है, बार बार एक बात समझनी होगी, सरकारें फैसला इसलिए ले रही है क्योंकि जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि जो अनुशासन उनको इससे बचने के लिए पहले उन्होंने अपने जीवन में अपनाया था वो अपना कर रखे, वरना इसका कोई अंत नहीं। और जो बात आपने कही थी बिल्कुल सही कही थी कि जिन लोगों ने पहले अपने आप को अनुशासन में रखा वो धीरे से खुलकर बाहर आ रहे हैं, और जिन्होंने उस समय मनमौजी मना किया और जिन्होंने अराजकता फैलाई उनको अब उसकी कीमत चुकानी पड़ी, उनके साथ साथ में वो भी। और देखिए 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल भी खुल जाएंगे, ये बड़ी खबर है। तो 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खुल जाएंगे और शॉपिंग मॉल्स भी शर्तों के साथ में, ये बड़ी खबर है। जैसा हम पहले कह रहे थे कि ये कैलकुलेटेड एक पूरा मूव है कि आर्थिक रफ्तार भी चलती रहे, और मुझे लगता है कि ये एक तरीके से जीवन को ढर्रे पर लाने के लिए धीरे धीरे सरकार और शासन ने बिल्कुल मन बना लिया है, और जनता को भी उसका उसी तरीके से सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरीके से आप घरों में बंद रहकर भी तो जी नहीं सकते हैं। इसलिए ये बड़ा फैसला है कि 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खुल जाएंगे और शॉपिंग मॉल्स भी खुल रहे हैं इसी कड़ी में। तो ये एक बड़ा फैसला कह सकते हैं उदय। बिल्कुल एक बड़ा फैसला, और इस फैसले के साथ अब कुछ चीजें स्पष्ट हो गई हैं। फेज का जिक्र है। शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते हैं विस्तार से कि क्या कुछ इस गाइडलाइंस में है। जैसा कि एबीपी गंगा के संपादक राजकिशोर जी ने बताया कि 8 जून से जो धार्मिक स्थल हैं, जो होटल हैं, जो रेस्टोरेंट हैं और तमाम जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो शर्तों के साथ खुलेंगी। शॉपिंग मॉल्स भी शर्तों के साथ खुल जाएंगे। इसको लेकर भी बार बार सवाल आ रहे थे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेशंस निर्धारित किए हैं उनका पालन करना होगा। वहीं फेज 2 की अगर बात की जाए तो उसमें स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल जो सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, कोचिंग हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनसे चर्चा करने के बाद, उनसे राय मशविरा करने के बाद, वहां के हालात को देखने के बाद खोलने पर फैसला लिया जाएगा और फीडबैक लिया जाएगा राज्यों से कि क्या वो इन संस्थानों को खोलने की स्थिति में है। और फेज 3 की अगर हम बात करें तो उसमें
जो इंटरनेशनल एयर ट्रेवल है या फिर जो मेट्रो है, जो सिनेमा हॉल हैं, जो जिम है, स्विमिंग पूल हैं, एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं, थिएटर्स हैं, बार्स हैं, ऑडिटोरियम है, असेंबली हॉल हैं, इनको भी असेसमेंट के बाद ये तय किया जाएगा कि खोलना है तो कब खोलना है, कैसे खोलना है और किन परिस्थितियों में खोलना है। तो ये जो गाइडलाइन आई है, ये 3 फेजेस का इसमें जिक्र है। पहला फेज ये है कि 8 जून के बाद जो धार्मिक स्थल हैं, जो मंदिर हैं, उन्हें शर्तों के साथ खोल दिया जाएगा। फेज 2 में स्कूल कॉलेज खोलने पर चर्चा होगी, लेकिन बहुत कुछ राज्यों पर निर्भर होगा। उनसे बातचीत करने के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि किस हद तक वहां पर स्कूल कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोला जा सकता है। और फेज 3 की बात करें तो उसमें तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी बात कही गई है, फिर चाहे वो इंटरनेशनल एयर ट्रेवल की बात करें, क्योंकि भारत में जो अंतर्देशीय उड़ानें हैं वो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इंटरनेशनल एयर ट्रेवल की बात करें तो वो मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, असेंबली, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ये खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, इसको लेकर असेसमेंट होगा, राज्यों के साथ बातचीत होगी, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि इन पर क्या करना है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 5वें लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। 1 जून से लेकर 30 जून तक ये लॉकडाउन रहेगा, 5वां चरण है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो धार्मिक संस्थान हैं, धार्मिक स्थल हैं, उन्हें शर्तों के साथ खोला जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट जो हैं, उन्हें शर्तों के साथ खोला जाएगा। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, उनको शर्तों के साथ खोला जाएगा। और 30 जून तक जो सभी कंटेनमेंट जोन हैं वो बंद रहेंगे, उनको किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी गई है। साफ इसका मतलब यह है कि अनुशासन लोगों को रखना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी, कोई बाहर नहीं निकलेगा जब तक कि बहुत पुख्ता कारण किसी के पास ना हो। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह कि देश में 5वें लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। 1 जून से लेकर 30 जून तक ये लॉकडाउन चलेगा और इसको किस तरीके से छूटों में बांटना है, इसके लिए 3 फेज की बात गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में की गई है। पहला फेज है जिसमें यह कहा गया है कि 8 जून से धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, होटल्स खोल दिए जाएंगे, रेस्टोरेंट्स खोल दिए जाएंगे। अभी तक नियम यह था कि जो होटल रेस्टोरेंट थे वहां से या तो आप जाकर कोई सामान खरीद सकते थे या फिर आप होम डिलीवरी मंगवा सकते थे, लेकिन वहां पर बैठकर आप खा नहीं सकते थे। लेकिन अब इन्हें शर्तों के साथ खोला जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी प्रभावित थी, वहां पर शर्तों के साथ वो खुलेंगी। शॉपिंग मॉल्स में भी आप जा पाएंगे 8 जून के बाद। शर्तें वहां उसके लिए अलग से स्थापित होंगी, उन शर्तों का पालन करना होगा। फेज 2 की बात करें, लॉकडाउन 5 में जो फेज 2 की बात की गई है उसके मुताबिक स्कूल, कॉलेज, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इनको राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से बातचीत करने के बाद खोलने पर फैसला होगा। और फीडबैक क्या आता है इसको दोनों जो केंद्र हैं, जो राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी बातचीत के आधार पर फैसला होगा। और फेज 3 भी कुछ इसी तरीके का है। इंटरनेशनल एयर ट्रेवल की बात करें, मेट्रो रेल की बात करें, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इस तरीके की तमाम वो जगह हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, उसको लेकर भी हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। तो ये देखिए, अनलॉक 1 की हम बात करें तो 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। फेज 2 में स्कूल कॉलेज खोलने पर चर्चा होगी, राज्यों से बात की जाएगी। कंटेनमेंट जोन जो है वो 30 जून तक बंद रहेंगे, कोई रियायत नहीं है इनको। होटल, रेस्टोरेंट 8 जून से खुल जाएंगे, शर्तें लेकिन इसमें लागू रहेंगी। शर्तों का पालन करना बहुत जरूरी है। 8 जून से पूरे देश भर में धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत है, लेकिन शर्तें होंगी। शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत है, लेकिन शर्तें होंगी। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। थिएटर, पब और बार बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन 30 जून तक बंद रहेंगे। और चौथे चरण की बात करें, चौथा लॉकडाउन चल रहा है जो कल खत्म होगा और 5वें लॉकडाउन की मियाद परसों यानी कि 1 जून से शुरू होगी और ये 30 जून तक चलेगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। कई महत्वपूर्ण बातें सामने आ चुकी हैं इस लॉकडाउन को लेकर। 5वें लॉकडाउन में जो 1 तारीख से लेकर 30 जून तक है, उसमें 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक कोई भी छूट नई नहीं मिलने जा रही है। जिस तरीके का लॉकडाउन 4 चल रहा है वही रहेगा।
लॉकडाउन 5 में 7 दिन बीतने के बाद 8वें दिन से यानी कि 8 तारीख से नई छूटें सामने आ जाएंगी। वो नई छूट ये हैं कि धार्मिक स्थल खुलेंगे, शर्तों के साथ खुलेंगे। स्कूल कॉलेजेस को खोलने में फैसला लिया जाएगा। और फेज 3 की बात करें तो हालात को देखते हुए यह तय किया जाएगा कि सिनेमा हॉल खोलना है कि नहीं खोलना है, थिएटर बार खोलना है कि नहीं खोलना है, मेट्रो रेल चलानी है या नहीं चलानी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह कि लॉकडाउन 5 का ऐलान हो गया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस भी अब आ गई हैं। 30 जून तक ये पूरा लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। 5वां चरण है लॉकडाउन का। और क्या कुछ छूट मिलने वाली है, क्या नहीं मिलेगी, वो भी हम आपको बता रहे हैं। कंटेनमेंट जोन जो हैं उन्हें छूट किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी। 8 तारीख से कई क्षेत्रों में सुविधाएं मिलने जा रही हैं, यानी कि 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत है। और हमारे साथ एबीपी गंगा के संपादक राजकिशोर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकिशोर जी, जिस तरीके से कुछ छूटों का ऐलान किया गया है और बहुत कुछ बातचीत की जाएगी, केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से बात करेंगे, खासतौर से अगर हम फेज 2 और फेज 3 की बात करें, मतलब केंद्र सरकार असेसमेंट करेगी और उसके बाद राज्यों में हालात ठीक हुए तो फिर ये उम्मीद की जा सकती है कि सिनेमा हॉल भी खुल जाए, मेट्रो रेल भी चल जाए, लेकिन राज्य की भूमिका बड़ी होगी उसमें। देखिए उद्देश्य निश्चित तौर पर राज्यों के पास खजाने खाली हैं, केंद्र के पास भी इतना पैसा नहीं है कि लोगों को बैठाल के इस तरीके से खिला सके। क्योंकि आपने देखा है कि अगर इस तरीके की परिस्थितियां होती, मतलब व्यवहारिक स्थिति यही है, दावे या वादे चाहे जो भी किए जा रहे हो, व्यवहारिक स्थिति यही है, तो जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए ये कैलकुलेटेड रिस्क लिया गया है। निश्चित तौर पे इस महामारी का खतरा जो माना जा रहा था कि इसको इतने समय में काबू कर लिया जाएगा, तो वो तो नहीं कर पाए। लेकिन किस तरीके से ईज आउट किया जा रहा है चीजों को, लोग काम थोड़ा सुचारू रूप से चले, क्योंकि लोग अब अगर निकलेंगे तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि कंटेनमेंट जोन है जो सिर्फ एक तरीके से लॉकडाउन उनके लिए लागू रह गया। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सुचारू रूप से जैसे सामान्य तरीके से चलती थी, थोड़े बहुत शर्तों के साथ में वो चलेंगी। तो शॉपिंग मॉल भी आज उनके बाद खुल ही रहे हैं, आपको जैसा पता है, और रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक छोड़कर सारी गतिविधियां वैसे चालू रहेंगी। और एक है कि जो मैंने शुरुआत में ही कहा था, जो बात हुई थी हमारी लॉकडाउन से पहले, कि गृह मंत्रालय ने इंटर स्टेट आवागमन की इजाजत दे दी। जो अभी तक जिलाधिकारी या उपायुक्त से आज्ञा लेनी पड़ती थी, वो अब लेने की जरूरत नहीं पड़ी। किसी अतिरिक्त पास या कागज की जरूरत नहीं होगी। आपने देखा होगा उद्देश्य, जब आप दिल्ली से नोएडा की तरफ आते हैं तो किस तरीके से बैरिकेडिंग के पास जब सीमा क्रॉस कर रहे होते हैं तो कागज देखे जाते हैं और लंबी चौड़ी भीड़ हो जाती है, और इसको लेकर कई बार क्योस भी पैदा होता है। लेकिन अब जब सुचारू रूप से सब चीजें चालू ही हो रही, तो इस तरीके से लोगों को रोक के रखना भी संभव नहीं हो पाएगा। हाँ, कार में जो नियम है कि कितने लोग बैठ सकते हैं, इतने बड़े आकार के वाहन में कितने लोग बैठ सकते हैं, ये सब है। लेकिन अभी मनोरंजन की चीजें नहीं खुली हैं, क्योंकि अभी मनोरंजन का वक्त नहीं आया। अभी जो है जीवन बचाने के लिए जो आपको काम करना है बहुत जरूरी है, वो आप करिए। तो अभी जो सिनेमा हॉल्स हैं या जो बार हैं, उस तरीके की चीजें नहीं खुली हैं, ये होगा। बिल्कुल। सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि काफ़ी हद तक छूट देने की कोशिश की गई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो राज्यों से विचार विमर्श के बाद फेज 2 और फेज 3 की जो चीज़ें हैं वो खुल पाएंगी या नहीं खुल पाएंगी, ये आगे की बात है। लेकिन अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और आरबीआई की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमारी जो दर है विकास की वो माइनस में जा सकती है। अर्थव्यवस्था को संभालने की दिशा में कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं भारत जैसे देश के सामने और सरकार के सामने? देखिए उदेश, अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान को लेकर जो असेसमेंट होता है, जो बाहरी तमाम एजेंसियां करती हैं, वो कई बार चूक जाती हैं। क्योंकि इस बार एक चीज समझनी पड़ेगी, तमाम जो विद्रूपताएं, जो तमाम हमारे साथ गड़बड़ियां जो पूरी त्रासदी आई है, उसके साथ भी एक अच्छी चीज, इस बार मानसून का प्रेडिक्शन अच्छा है, पूर्वानुमान ठीक है। और हिंदुस्तान की जीडीपी अभी भी बहुत कुछ कृषि पर आधारित है। वैसे हम सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है हमारे पास, लेकिन जब जिस तरीके से लोगों का पलायन हुआ है, लोग गांवों की तरफ गए हैं, तो कुछ तो काम करेंगे ना। सरकार ने मनरेगा के तहत जो है लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम देने की कोशिश भी की है। तो इसका एक पहलू ये हो सकता है कि जिसको बिल्कुल माना ही नहीं जाता है, जिसको जो सूचकांक तमाम ऐसे हैं जो विकास दर से छूट कर रह जाते हैं, वो जिजीविषा और ऐसी परिस्थितियों में जब आपात स्थितियां होती हैं, तो आपने देखा होगा जब भी कोई ऐसी आपात स्थिति होती है
तो भारत बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करता है, उसकी अलग तरीके की एक ताकत उभर कर आती है। तो हम आशावादी हो सकते हैं क्योंकि मानसून अच्छा रहा, लेकिन ये जो चुनौती है वाकई बहुत बड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से रोजगार का संकट हुआ है और अब काम करने के लिए बहुत जल्दी श्रमिक भी नहीं मिलने वाले हैं अवधेश। जिस तरीके से हमने पलायन देखा है, लोग सैकड़ों किलोमीटर बल्कि हजार किलोमीटर 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चलकर अपने सामान, बच्चे, परिवार के साथ में आए हैं, और बसों में जिस तरीके से इस तरीके भूखे प्यासे कितने लोग रास्ते में उनको जान देनी पड़ी है। तो अब ये बड़े शहरों की तरफ जाने से भी डरेंगे। लेकिन कई बार चुनौतियां जो होती हैं और आपदाएं आपके लिए अवसर भी पैदा करती हैं। तो जो बात कही जा रही थी कि अब इस तरीके की कुछ चीजें हों कि बड़े शहरों में ही जो रोजगार का और सारे संसाधनों का बोझ पड़ जाता है, उससे बचकर थोड़ा विकेंद्रीकरण किया जाए, तो हो सकता है कि रोजगार के और जीवन यापन के कुछ नए तरीके और कुछ ढर्रा बदले। क्योंकि देखिए, हमारे और आपके जीने का कुछ ढर्रा तो बदल गया पिछले इन 2-2.5 महीनों में, ये तो आप मानेंगे, और सबको ये अपनी आदत में कुछ चीजें शुमार करनी पड़ रही हैं। तो अगर इसी अनुशासन को आगे बढ़ाते हुए, देखिए ये विपदा तो सामने खड़ी हुई है, उससे आप बचकर नहीं निकल सकते, उसका सामना करना पड़ेगा। और आर्थिक संकट या जो आर्थिक चीजें हैं, अर्थ जो है जीवन से महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, जीवन बचेगा तो आप अर्थार्जन कर लेंगे। हाँ, ये सरकार ने, मैं मान सकता हूँ 20 लाख करोड़ का जो उन्होंने अभी पैकेज दिया है, जिसको लेकर तमाम विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप हैं, ऐसे कुछ तमाम कदम उठाने पड़ेंगे जिससे लोगों की पॉकेट में पैसा है, जो जैसे ही मार्केट में पैसा आता है तो सर्कुलेशन बढ़ेगा। और हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी जिजीविका है, हमारी श्रम शक्ति है, और मुझे लगता है कि इस चीज को सरकार भी समझ रही है और पूरा देश एकजुट होकर इसे निश्चित तौर पर तार पाएगा। और यही एकजुटता देश को आगे ले जाने में सक्षम हो पाएगी। धन्यवाद आपको हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, और बड़ी खबर ये है कि 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जो लॉकडाउन 5 है वो 30 जून तक रहेगा। रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू होगा। इसके अलावा जो धार्मिक स्थल हैं वो शर्तों के साथ खोले जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट 8 जून से खोल दिए जाएंगे, लेकिन शर्तें लागू होंगी। 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। और एक बार फिर से जमीनी हालात को समझने की कोशिश करते हैं और सीधे रुख करते हैं। पहले लखनऊ का ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, अब सर जो लॉकडाउन की तारीख है वो भी आ गई है, गाइडलाइंस भी सामने आ गई हैं। किस तरीके की चीजें हैं और कंटेनमेंट जोन वाले लगभग कितने हैं जिनको अब राहत नहीं मिलने जा रही है? देखिए, 20 ऐसे जिले हैं जहां 100 से ज़्यादा केसेस हैं, और ऐसे ज़िलों को लेकर सरकार की जो योजना है वो साफ है और एकदम क्लियर। केंद्र को ये बता दिया गया था बातचीत के दौरान कि हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो केंद्र ने और बाकी एजेंसियों ने 17 ऐसे शहरों का चुनाव किया था जहां सबसे ज़्यादा संक्रमण है। उत्तर प्रदेश का एक भी शहर नहीं है, और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है। और आपने ये भी देखा होगा कि प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की सबसे बड़ी तादाद, लाखों की संख्या में, जगह जगह से, हम यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा जो संक्रमित शहर या प्रदेश है वहाँ से लाखों की संख्या में यूपी में आए हैं और आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की सरकार ने जो बेहतर तरीके से उन्हें समायोजित करने और उनके संक्रमण को रोकने की कोशिश की है, ये सराहनीय है। और इस बात की सराहना केंद्र सरकार भी कर रही है और दूसरे लोग भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से केंद्र सरकार भी इस बात को मानती है कि प्रदेश सरकार ने जो गुहार लगाई है, जो निवेदन किया है कि उन जिलों को कैसे टैकल करना है, हम खुद इसको निश्चित नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो नोडल अधिकारी हैं, वो जो रिपोर्ट देते हैं मुख्यमंत्री को, उसके बाद इस पर फैसला किया जाता है। देखिए, एक विकेंद्रीकरण है, एक लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ फैसला लिया जा रहा है। और इस देहरादून का भी कर लेते हैं। अजीत जी हमारे साथ बने। अजीत जी, धार्मिक स्थलों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। क्या माना जाए कि बहुत जल्दी एक खुशखबरी मिल सकती है 4 धाम यात्रा को लेकर? क्या श्रद्धालु वहां पर दर्शन कर पाएंगे? अवधेश, देखिए, अभी गाइडलाइन आई हैं और राज्य सरकार इस पर एक मंथन करने के बाद अपना कुछ रवैया अख्तियार करेगी। जो भी उसको करना होगा उसको स्पष्ट करेगी। और आप जानते ही हैं कि यहाँ तो
पर्यटन और धार्मिक जो धर्मस्व कार्य हैं उस पर बड़ी आर्थिकी टिकी है प्रदेश की। चार धाम यात्रा बिल्कुल सूनी पड़ी है और चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं, लेकिन कोई यात्री नहीं है। तो तमाम ऐसी उम्मीदें अभी जगी हैं, क्योंकि अभी जैसे हमारे दूसरे साथियों ने भी कहा, अभी हमारे संपादक सर भी कह रहे थे कि जीवन को चलाए रखना भी ज़रूरी है और जीवन को बचाए रखना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए इनके बीच एक ऐसा समन्वय स्थापित करके कुछ ऐसी एक कार्य योजना राज्य सरकार को तैयार करनी होगी कि काम भी चलता रहे और ये संक्रमण आगे ना भी बढ़े। तो इस समय पूरा फोकस चारधाम यात्रा पे है और अगले महीने से जो कावड़ शुरू होगी हरिद्वार से, तो उस पर बड़ा फोकस है। अगर कुछ शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खोले जाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे हरिद्वार में प्रवेश होता है तो उत्तराखंड का जो एक मुख्य द्वार है, तो हरिद्वार में घुसते हैं तो हरिद्वार में इतने धर्म स्थल हैं कि ये ऐसे शहर हैं जैसे बनारस हुआ और हरिद्वार, ये इस तरह के शहर हैं, धार्मिक शहर हैं, सांस्कृतिक शहर हैं। तो यहाँ इतने मंदिर हैं, इतने धर्मस्थल हैं कि जिनकी गिनती करना मुश्किल है। उससे ऊपर आएंगे आप, ऋषिकेश है, देवप्रयाग है और बाकी फिर ऊपर जहाँ भी आप जाएंगे कुमाऊँ से लेकर गढ़वाल तक बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, बहुत पवित्र और बहुत पुराने स्थल हैं, बहुत पौराणिक स्थल हैं। तो उनके लिए लोग दर्शनाभिलाषी रहते हैं छुट्टी में। अब ये सब डिपेंड करेगा ट्रांसपोर्टेशन पे, बिल्कुल डिपेंड करेगा। और सरकार चार धाम यात्रा किस तरह से खोली जा सकती है एक बार फिर से बता देते हैं कि क्या कुछ फैसले लिए गए हैं और किस तरीके से फैसला हुआ है। उसके बाद हम प्रयागराज और आगरा का भी रुख करेंगे। 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट जो हैं वो 8 जून से पहले जो पहला फेज का जिक्र किया गया उसमें खुल जाएंगे। कर्फ्यू रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा, मतलब नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अलावा क्या छूट है आपको हम बताते हैं। धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट ये शर्तों के साथ खुलेंगे। जो गाइडलाइन आई है वो 3 फेजेस का जिक्र करती है। तो पहले फेज की बात हम आपको बता रहे हैं। पहले ही फेज में यह भी कहा गया है कि 8 जून से रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। और इसके अलावा जो छूट है वो ये है कि जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन होता था उसमें परमिशन की बात खत्म हो गई। 10 बड़ी बातें हम बताते हैं। धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत है। दूसरी बड़ी बात यह है कि शर्तों के साथ शॉपिंग मॉल भी खोल दिए जाएंगे। तीसरी बड़ी बात यह है कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू होगा। चौथी बड़ी बात यह है कि कंटेनमेंट जोन जिलाधिकारी तय करेंगे, क्योंकि यहाँ राहत नहीं मिलने वाली है। थिएटर, पब और बार बंद रहेंगे। फेज 3 में इसका जिक्र है। कंटेनमेंट जोन 30 जून तक बंद रहेंगे पूरी तरीके से। 7वीं बड़ी बात यह कि होटल, रेस्टोरेंट 8 जून से खुल जाएंगे, लेकिन शर्तें लागू होंगी। 8वीं बड़ी खबर यह है 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 9वीं बड़ी बात यह कि फेज 3 में अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर चर्चा होगी। और 10वीं बड़ी खबर यह कि मेट्रो सेवा बंद रहेगी। और सबसे अहम बात और बड़ी बात यह कि किसी भी राज्य में आप बेरोक टोक आ जा सकते हैं। अभी तक जो ई पास आपको लेना होता था उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक बड़ी राहत है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लोग परेशान होते थे, तमाम ऐसी कहानियां हमने आपको दिखाई कि कोई अपने घर में किसी विकट स्थिति के दौरान भी नहीं पहुंच पाया, किसी निधन की स्थिति में नहीं पहुंच पाया। रूल्स बहुत सख्त थे, लेकिन अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। बिना पास के नियमों का पालन करके जाया जा सकता है। लेकिन हाँ, नियम पालन करने पड़ेंगे कि गाड़ी के अंदर जो कार है उसके भीतर केवल 3 लोग ही बैठ सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। तो बड़ी खबर ये इस वक्त की ये भी है कि गृह मंत्रालय ने इंटर स्टेट आवागमन की इजाजत दे दी है। और सीधे एक बार फिर से संवाददाताओं को रुख करते हैं। हमारे साथ नितिन जुड़ गए हैं आगरा से। नितिन, जिस तरीके से इंटर स्टेट अगर हम आवागमन की बात करें उसको छूट मिली है, लेकिन आगरा तो सबसे बड़ा सेंटर है कोरोना का। कंटेनमेंट जोन्स की संख्या यहां बहुत ज्यादा है। बात मत करो, मैं लाइव पे खड़ा हूं यार, समझ रहा। तो नितिन से एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज में मोइन हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन, प्रयागराज ही वो शहर है जहां से अखाड़ा परिसर के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि शर्तों के साथ ही सही लेकिन धार्मिक स्थल खोलिए। मांग मान ली गई है। जी बिल्कुल, अगर बात करें 5वें लॉकडाउन की तो जो भी छूट दी गई है वो अपेक्षित है। इसी तरह की उम्मीद पूरा देश लगाए हुए बैठा था
और जो छूट दी गई है उसमें सबसे अहम बात यह है कि ज़िंदगी को किस तरह से पटरी पर लाया जाए, किस तरह से ज़िंदगी को रफ्तार पकड़ाई जाए। और सबसे अहम जो बात की गई है, जो अहम इंतज़ाम किए गए हैं कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कैसे हो, और मानसिक रूप से उस स्थिति के लिए तैयार करने की ये कवायद है कि हमें आगे कोरोना के साथ जीना है, इसलिए अनुशासित जीवन जीना होगा हमें। तो एक जागरूक करने की कोशिश है, एक मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश है। अगर हम धार्मिक स्थलों की बात करें तो यहाँ साधु संतों की जो सबसे बड़ी संस्था है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, उसने मांग उठाई थी, तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी मांग उठाई थी। उनका यह भी कहना था कि इससे तमाम लोगों की आजीविका चलती है और धार्मिक स्थल बंद होने से तमाम लोगों की आजीविका पर असर पड़ा है। तो राहत की बात है, लोग धार्मिक स्थलों पर जाएंगे, इबादत करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और अक्सर कहा यह जाता है, हम भारतवासियों की मान्यता यह है कि सच्चे दिल से जो भी दुआ मांगी जाती है वो कबूल जरूर होती है। तो बहुत कुछ संभावना ऐसी है कि हम धार्मिक स्थलों पर जाकर जब इबादत करेंगे, जब पूजा प्रार्थना करेंगे तो शायद कोरोना की महामारी से हमको आजादी मिलेगी। नितिन हमारे साथ बने हुए। नितिन, आगरा में आप खड़े हैं जहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं, सबसे ज्यादा नजर वहां पर प्रदेश सरकार की रहती है। अब जब गाइडलाइंस आ गई हैं तो किस तरीके की तस्वीर आगरा में होगी, प्रशासन क्या सोच रहा है और राज्य सरकार की तरफ भी अपेक्षा होगी कि वहां से क्या निर्देश आते हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए अवधेश, लगातार प्रशासन पिछले कई दिनों से अलग अलग सेक्शन के लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था और पिछले 4 या 5 दिन से ये देखा जा रहा था कि लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा नरमी बरती गई है और ऐसे में एक्सपेक्टेड था कि 5वें लॉकडाउन में भारत सरकार की तरफ से जो तमाम बंदिशें जो हटाई जाएंगी और उसके फलस्वरूप राज्य सरकार और फिर स्थानीय प्रशासन जो तमाम छूट देगा उससे कहीं ना कहीं आम जनता, जो आगरा की जनता है, उसको राहत मिलने वाली है। और यही वजह है कि जो अभी जानकारी मिल रही है, हालांकि डीएम आगरा की तरफ से कोई ऑफिशियल ऑर्डर तो जारी नहीं हुआ है, स्टेटमेंट रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन आज एक बड़ी मीटिंग व्यापारियों के साथ की गई और ये कहा गया है कि 3 तारीख से यानी 3 जून से आप अपने मार्केट को खोल सकते हैं, लेकिन तमाम शर्तें रखी गई हैं और उसके साथ ही आपको अपना मार्केट खोलना, उसकी डिटेल आना बाकी है। लेकिन जो जानकारी मिली है उसमें ऑर्डर इवन फार्मूला भी होगा, इसके साथ ही बिल्कुल नितिन, और आगरा को लेकर बात करें तो सख्ती और नरमी का असर वहां बहुत तेजी से दिखा। जिस दिन नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के डीएम को हटाया गया था उस वक्त तक नोएडा नंबर 1 था, एकदम से आगरा बढ़ा, उसके बाद आंकड़े बढ़ते चले गए, फिर गिरावट आई, फिर बढ़े। तो क्या नियमों की सख्ती और नरमी को जो अपना चुका है प्रशासन, इस बार क्या उम्मीद है, सख्ती बढ़ेगी या फिर थोड़ा सा रहम होगा जिन लोगों ने रूल तोड़े हैं? देखिए बिल्कुल, वैसे तो अभी हाल ही में जिलाधिकारी की तरफ से कहा गया है कि जो मास्क पहनकर बाहर नहीं निकलेंगे उनको पहले 100 रुपये का चालान होगा, जुर्माना होगा, फिर 500 रुपये का जुर्माना होगा। लेकिन जिस तरह से शहर में जो मूवमेंट बढ़ा है, प्रमुख चौराहों पर भी लोग बेधड़क निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की जो मंशा है वो नज़र आ रही है। अभी तक प्रशासन कहा जाए अलिखित तौर पर, अनौपचारिक तौर पर वो नरमी बरते हुए बिल्कुल, और उसका इंतजार रहेगा कि नई गाइडलाइंस क्या आती है। एक बार फिर से लखनऊ का रुख करते हैं, वीरेश हमारे साथ बने हैं। वीरेश जी, राज्य सरकार की तरफ से कोई नए नियम निर्देश, जिला प्रशासन को लेकर आदेश कब तक आने की उम्मीद है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने जो स्थिति स्पष्ट की है उसके बाद से यहाँ पर बैठकों का दौर जारी है और मुख्यमंत्री ने अपने जो चुनिंदा अधिकारी हैं, टीम 11 के जो खास अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक शुरू कर दी है और इस बैठक में ये फैसला किया जाएगा कि किस रूप में जो लॉकडाउन 5 है उसको क्रियान्वित किया जाए। और मुख्यमंत्री की ये बैठक चल रही है और बेहद अहम बैठक है। अभी अभी ये जानकारी मैं आपको दर्शकों को दे दूं कि ये जो बैठक है वो बेहद अहम है, क्योंकि किस रूप में लॉकडाउन 5 को क्रियान्वित किया जाए इसको लेकर ये बैठक की जा रही है। और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने और मुख्यमंत्री की टीम ने जो केंद्र सरकार को सुझाव दिए थे, बहुत सारे ऐसे सुझाव हैं जिसे मान लिया गया है और इस बात को केंद्र ने माना है कि यूपी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश होने के बावजूद भी जिस तरीके से यहाँ स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की गई है, उसके सुझाव को गंभीरता से माना जाना चाहिए और यूपी
यूपी का जो फार्मूला है, मैं आपको बताऊं सोर्सेस से जो खबर आ रही है, यूपी का जो फार्मूला है, अन्य ऐसे राज्य जहां पर स्थितियां नियंत्रण में नहीं है वहां लागू करने की कोशिश या सुझाव के तौर पर केंद्र सरकार वहां के मुख्यमंत्रियों को देने जा रही है। एक बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं जो अभी सोर्सेस से पता चला है कि यूपी सरकार को यह जानकारी दी गई है कि जो उनके सुझाव हैं, जो तरीके हैं, जो काम करने की जो शैली है, जो नियंत्रण करने का तरीका है, जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं, हमारे साथी आगरा से नितिन उपाध्याय हैं, जिस तरीके से जब आगरा की स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई उसके बाद मुख्यमंत्री ने नोडल अधिकारियों की कई टीम बनाई जो वहां कैंप किए। एक हफ्ते के अंदर उन्हें यह कहा गया, वो प्रमुख सचिव स्तर के बड़े अधिकारी थे जिन्हें यह कहा गया कि आप आगरा में रुकिए, और आगरा को वुहान से तुलना की जाने लगी थी, एपी सेंटर की तुलना की जा रही थी कि ये केंद्र है, ये एक तरह से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कोढ़ है। लेकिन जिस तरीके से यूपी के जो बड़े अधिकारी हैं वहां गए और मुख्यमंत्री की निगरानी में जिस तरीके से आगरा को नियंत्रित करने की कोशिश की थी, और एक जो रोल मॉडल बना था पहले आगरा और उसके बाद वो फिर वुहान की तरफ बढ़ा था, फिर नियंत्रण स्थापित हुआ है। जो तरीके हैं यूपी सरकार का, उसको अन्य राज्यों में भी अपनाने का दबाव या एक तरह से सुझाव केंद्र सरकार अन्य राज्यों को देने जा रही है। ये एक सोर्सेस से बड़ी खबर है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। और अब रुक करते हैं देहरादून का। अजीत राठी जी हमारे साथ बने। अजीत जी, ये एक अहम बात है, और क्या लगता है कि उत्तराखंड को भी यूपी के तर्ज पर काम करने की जरूरत है? क्योंकि पहले तो एकदम से लग रहा था कि उत्तराखंड में स्थितियां बहुत कंट्रोल में हैं, लेकिन जैसे ही प्रवासियों का आगमन शुरू हुआ तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं। कब तक राज्य सरकार की गाइडलाइंस आ सकती हैं? कोई इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है? नहीं, देखिए, जैसा अभी मुझे सूचना मिली है कि मुख्यमंत्री ने कुछ जो अपने कोर कमेटी के जो अफसर हैं, चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, इन सभी को बुलाया है और उनसे मंथन के बाद कोई वो एक चीज़ तय करेंगे जो राज्य के लिए एक कार्ययोजना के रूप में अमली जामा जिसको पहनाया जाएगा। और मुझे लगता है कि इसमें घंटा 2 घंटा लगेगा, जितना भी समय लगेगा। उसके बाद में यहाँ जो केंद्र सरकार की जो आज गाइडलाइन आई है उसको किस तरह से यहाँ पर स्थापित करना है, किस तरह से लागू करना है, उसको देखने के लिए कि ये मंथन चल रहा है इस समय सीएम आवास पर। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछले हफ्ते भर में जो एक बड़ी संख्या जंप लेकर बहुत ऊपर गई है, यानी 15 दिन पहले आप देख रहे होंगे कि 100 मरीज़ थे और 15 दिन बाद अब उत्तराखंड में 728 मरीज़ पहुंच गए हैं। तो ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है यहाँ उत्तराखंड में, क्योंकि पहले जमातियों ने और अब प्रवासियों ने ये सब चीज़ें उनकी वजह से हुई हैं। क्योंकि कोरोना का वायरस पहले कहीं ऑटोमेटिकली पहले कहीं नहीं था, लोग बाहर से आए, कैरियर बनकर आए, उनके साथ वायरस आ गया। अगर यहाँ पर प्रवासी नहीं भी आते तो यहाँ की संख्या 100 से ऊपर कभी नहीं पहुँचती। तो लोग आ जा रहे हैं, आवागमन चल रहा है, तो वायरस भी फैल रहा है और मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। और मुझे लगता है जैसे देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, ये तो पहले से ही बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र थे। और इसके अलावा जो पहाड़ के जितने भी ज़िले हैं, 11-12 ज़िले जितने भी हैं, तो उन सब में कोई भी ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ बड़ी संख्या कोरोना मरीजों की नहीं हो। तो इसमें एक स्ट्रेटेजी अपनाए जाने की ज़रूरत होगी। तो राज्य सरकार को देखना होगा कि आगे किस तरह की एक वर्किंग प्लान, एक वर्कआउट होता है जो पब्लिक के हित में भी हो, काम धाम भी चलता रहे और एक समन्वय स्थापित करके जीवन भी बचाए रखा जाए। और ये जो तमाम जो एक्सरसाइज हो रही है इसी के लिए हो रही है कि चीज़ें रन भी करें और लोग सेफ भी रहें। तो इस पर एक मंथन चल रहा है। और चूँकि यहाँ तो पहले ही काफ़ी ढील दी जा चुकी है, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक बाज़ार खुल रहे थे। अभी जो एक नई चीज़ जो आई है, जो होटल खुलने हैं, जो धार्मिक स्थल खुलने हैं, या जो दूसरे जो स्थान हैं जहां पर जो पब्लिक प्लेस हैं उनको सशर्त खोले जाने की अनुमति दी है, तो वो एक उस पर एक मंथन चल रहा है। बाकी यहाँ पहले से ही काफ़ी ढिलाई है और अभी नई शर्तों पर नई सेवा जो कंडीशन केंद्र सरकार ने दी है, ख़ास तौर पर धार्मिक स्थल यहाँ चूँकि इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि 4 धाम यात्रा अभी चारों धामों के कपाट खुलने के बाद भी बंद पड़ी है और यहाँ एक के बाद एक बड़े धार्मिक आयोजन शुरू होने वाले हैं। 4 धाम यात्रा है, कावड़ यात्रा है, उसके बाद कुंभ है जनवरी में। तो ये सारे ऐसे एकदम बैक टू बैक लगे हैं, तो इनकी तैयारियों के लिए बहुत वक्त चाहिए। बिल्कुल इंतजार रहेगा कि क्या गाइडलाइंस सरकार की तरफ से आती है। जैसा कि आपने बताया कि अगले 1-2 घंटे में चीजें स्पष्ट हो सकती हैं। एक बार फिर से प्रयागराज का रुख करते हैं। मोइन हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन, पहले प्रयागराज में बहुत मामले थमे हुए थे, एक वक्त तक तो प्रयागराज ग्रीन जोन था, लेकिन अब जितनी तेजी से मामले आगे बढ़
रहे हैं और जितनी तेजी के साथ मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, और जो तस्वीरें आपने कल दिखाई थी कि जो कोविड हॉस्पिटल है वहां पर मरीज पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए हंगामा कर रहे हैं, ये कहीं नया आगरा तो खड़ा नहीं हो रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पिछले 1 महीने में मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, लेकिन ज़्यादातर मामले जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं उनकी वजह से आए हुए हैं। कहा जा सकता है कि अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, लेकिन जो जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंता जताने वाले हैं। वो प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रयागराज यूपी का सबसे ज़्यादा आबादी वाला ज़िला है और देश के तमाम हिस्सों से, खासकर उन राज्यों में जहां पर कोरोना बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, जहां मामले बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, उन सारी जगहों से लोग बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। तो जब लॉकडाउन में छूट मिल रही है तो कोरोना के संक्रमण को रोकना वो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरा, जो धार्मिक स्थल खोले जाने का फैसला किया गया है उस पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की प्रतिक्रिया आ गई है। अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र गिरी, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया है। लेकिन ये भी भरोसा जताया है कि देश भर के जो भी कि शर्तों की बात जो की जा रही है उन शर्तों का पालन भी हो। अब ये भी अखाड़ा परिषद की जिम्मेदारी होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए कि जमीनी स्तर पर हालात क्या हैं और किस तरीके से आगे अब जिला प्रशासन और सरकार बढ़ने जा रहे हैं। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।